वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। तो इससे पिछले लेक्चर में हम प्रतिलोमी अवाज्य प्रतिलोमी जालक सदस्यों के द्वारा अवाज्य कोष्ठिका का निरूपण पढ़ रहे थे। तो हम समीकरण नंबर 1 तक आ चुके थे इससे पिछले लेक्चर्स में। तो हम देख रहे थे कि अवाज्य कोष्ठिका का जो आयतन होगा वो क्या होगा। अवाज्य कोष्ठिका का आयतन जो आपका चतुर्भुज है ABCD, चतुर्भुज ABCD के आधार का क्षेत्रफल गुना समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है उसके बराबर। तो देखो B क्या है आपका D100 वेक्टर डॉट A वेक्टर, जहां D100 वेक्टर तो क्या हो जाएगा आपका जो समांतर चतुर्भुज है आपका D100 वेक्टर क्या होगा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, और A वेक्टर क्या होगा समांतर चतुर्भुज से बने आधार B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर का क्षेत्रफल। तो D100 वेक्टर क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ओके, हाइट, और A वेक्टर क्या हो जाएगा आपका A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, या फिर समांतर चतुर्भुज के A वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के सदिश B वेक्टर व C वेक्टर से बने आधार का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के आधार B वेक्टर व C वेक्टर से बने आधार का क्षेत्रफल, ओके। तो इसको इरेज कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। या बोल सकते हो A वेक्टर बराबर और क्या बोल सकते हो अर्थात B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। स्वस्थ हो यहां तक सभी? तो देखो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दूं इसको, इरेज कर रहा हूं भाई। देखो दोस्तों, अब यदि n कैप समतल के अभिलंब अर्थात ऊंचाई D100 के अनुदेश एकांक सदिश है तो सदिश रूप के अभिलंब की लंबाई का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। यदि n कैप क्या दिखाता है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश को। यदि n कैप समतल के अभिलंब, यदि n कैप समतल के अभिलंब अर्थात ऊंचाई समतल के अभिलंब अर्थात ऊंचाई कितनी है, देखो उसकी D100 ऊंचाई D100 के अनुदेश एकांक सदिश है तो क्या होगा n कैप क्या है कि भाई जो समतल के अभिलंब से अर्थात ऊंचाई के अनुदेश, कौन सी ऊंचाई D100 के अनुदेश एकांक सदिश है तो सदिश रूप में अभिलंब की, तो सदिश रूप में अभिलंब की लंबाई का व्युत्क्रम, देखो क्या हो जाएगा लंबाई का व्युत्क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सिग्मा 100 वेक्टर से। ध्यान रखना सिग्मा 100 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभिलंब की लंबाई का व्युत्क्रम,
और अभिलंब की लंबाई अर्थात d100, ऊंचाई की लंबाई, ऊंचाई का व्युत्क्रम। देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा 100 वेक्टर इजिकल टू 1/d100, 1/d100 डॉट या फिर मल्टीप्लाइड बाई n कैप। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो इसी को a वेक्टर ओवर b वेक्टर, समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, a वेक्टर ओवर b ओनली। a तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, और b क्या हो जाएगा, टोटल अभाज्य कोष्टिका का आयतन। तो देखो समांतर चतुर्भुज के रूप में अभाज्य कोष्टिका के लिए आधार का क्षेत्रफल हमें पता है, चूंकि समांतर चतुर्भुज के रूप में अभाज्य कोष्टिका समांतर चतुर्भुज के रूप में अभाज्य कोष्टिका के लिए आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, आया था अपना b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर की फॉर्म में। किस फॉर्म में आया था, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, जो किसके बराबर था, आपके आधार a वेक्टर के बराबर। यहां तक स्वस्थ हो सभी। और आयतन, देखो आयतन क्या हो जाएगा, एक कक कोष्टिका के लिए, अभाज्य कक कोष्टिका के लिए आयतन b बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका आयतन। या फिर b वेक्टर डॉट c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, b वेक्टर डॉट c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, या फिर c वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की फॉर्म में। कोई सा भी आयतन ले सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी आयतन हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ओके, यहां तक स्वस्थ हो सभी। अब समीकरण नंबर 3 से मान उठाकर कहां रख दोगे, 2 में, और a वेक्टर का मान भी कहां रख दोगे, 2 में। तो देखो समीकरण नंबर 3 से मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखो क्या हो जाएगा, इसको मिटा दूं। पहले देखो यहां तक सभी स्वस्थ हो या नहीं हो, पच रहा है ना ये सब। देखो आधार के क्षेत्रफल a वेक्टर और आयतन b का मान उठा के कहां रख दोगे, समीकरण नंबर 2 में। तो देखो अतः समीकरण 2 में a वेक्टर तथा आयतन b का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा। इसलिए सिग्मा 100 वेक्टर इक्वल टू 1/d100 n कैप किसके बराबर था, a वेक्टर ओवर b के। तो क्या हो जाएगा, देखो a वेक्टर की वैल्यू क्या थी आपकी, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, क्या है, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर डिवाइडेड बाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। इसमें से कोई सी वैल्यू आप उठा के रख दो, ये रख दो या ये रख दो, सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी अभाज्य कोष्टिका सदिश के लिए, सॉरी अभाज्य कोष्टिका के लिए आयतन को। तो सिग्मा 100 वेक्टर क्या हो गया आपका, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्षेत्रफल a वेक्टर को, और b किसको रिप्रेजेंट, ये b बराबर क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। इनकी डायमेंशन निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब।
ठीक है ना, स्वस्थ हो यहाँ तक? इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। क्या दे दें? समीकरण नंबर 4। अब देखो यहां तक स्वस्थ हो सभी। इसी प्रकार ये तो हमने निकाला था D100 के लिए। इसी प्रकार मैं 010 और 001 के लिए निकालूं तो क्या आएंगे? तो देखो इसी प्रकार समांतर चतुर्भुजों के अन्य ऊंचाइयों का व्युत्क्रम इसी प्रकार, देखो मतलब कहना ये चाह रहा है ये कि भाई ये जो आपने एकक कोष्टिका बनाई थी अभाज्य एकक कोष्टिका, इसमें क्या माना था आपने? ए पे क्या माना था? मूल बिंदु। अब मैं यहाँ पे मान रहा हूं तो आप ओनली ऑन ए वेक्टर डायरेक्शन में गए थे तो समुच्चयों का सेट क्या आया था? 100। अब यदि इसी से ओनली ऑन बी वेक्टर डायरेक्शन में जाते तो समुच्चयों का सदिश क्या आता? 101। और सी में जाते तो क्या आता? 001। तो इसके लिए निकाल चुके हैं हम सिग्मा 100। तो इसके लिए भी निकालना है हमको सिग्मा 010 और सिग्मा 001 के लिए भी। क्लियर है? तो देखो इसी प्रकार समांतर चतुर्भुजों के अन्य ऊंचाइयों, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुजों के अन्य ऊंचाइयों, समांतर चतुर्भुजों की अन्य ऊंचाइयों के व्युत्क्रम, अन्य ऊंचाइयों के व्युत्क्रम सिग्मा 010 वेक्टर तथा सिग्मा 001 वेक्टर, सिग्मा 010 वेक्टर तथा सिग्मा 00 वेक्टर के लिए। देखो इसके अनुसार, इसी को अनुसार ध्यान में रखते हैं, इसके अनुरूप हम ये दोनों भी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 010 वेक्टर इक्वल टू वही वैल्यू होंगी आपकी 1/d 010 और n कैप अर्थात a वेक्टर ओवर v। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। क्या हो जाएगा? c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर ओवर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, सॉरी a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। देखो आप सोच रहे होंगे कि आधार का आयतन हम आधार का क्षेत्रफल हम कैसे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे a वेक्टर डायरेक्शन में चला था तो a वेक्टर नहीं लेना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे b में चला था तो b नहीं लेना है। इसी प्रकार यदि मैं c के लिए देखूं 001 किस में चल रहा है? c में, तो क्या हो जाएगा? ये 1/d 001 1/d 001 n कैप इक्वल टू a वेक्टर ओवर b। तो देखो अब की बार c में चल रहा है तो क्या आएगा? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ओवर a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर की फॉर्म में। स्वस्थ हो यहां तक सभी? यहां तक स्वस्थ हो ना सभी? समीकरण नंबर 4 से ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6। ठीक है, यहां तक स्वस्थ हो सभी? देखो तीनों ऊंचाइयों के व्युत्क्रम हम निकाल चुके हैं, 0 10 100 और 001 के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं इसको इरेज कर दूं। लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। कर दूं इरेज? देखो समीकरणों का ध्यान रखना, कौन सा समीकरण है। अब देखो ये तीनों सदिश आकाशीय प्रतिलोम जालक के अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत प्रतिलोमित सदिश कहलाते हैं। कौन कौन से? समीकरण नंबर 4, 5 और 6। समीकरण नंबर 4, 5 और 6 क्या कहलाएंगे? देखो ये तीनों सदिश
ये तीनों सदिश आकाशी प्रतिलोमी जालक, आकाशी मतलब स्पेस 3D के अंदर, आकाशी प्रतिलोमी जालक, आकाशी प्रतिलोमी जालक के अभाज्य कोष्टिका के अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत प्रतिलोमित सदिश कहलाते हैं। मूलभूत प्रतिलोमित सदिश कहलाते हैं। ओके, कौन कौन से? इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 क्या कहलाते हैं? अभाज्य कोष्टिका के आकाशी प्रतिलोमित जालक के अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत प्रतिलोमित जालक सदिश कहलाते हैं। ठीक है ना? अब देखो, यदि हम इनका प्रतिलोमित जालक सदिश को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं? देखो, जैसे ए वेक्टर डायरेक्शन में गया ये, ठीक है ना, ओनली ऑन ए में चला, तो देखो इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? प्रतिलोमित जालक सदिश के रूप में ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्टार वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 100 वेक्टर, सिग्मा 100 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है ना? ओनली ऑन ए की डायरेक्शन में चला है, और कौन सी डायरेक्शन में चला है? ए वेक्टर डायरेक्शन में। अब बी वेक्टर वाली डायरेक्शन की बात कर लो समीकरण नंबर 5 से। देखो इसी प्रकार बी स्टार वेक्टर क्या हो जाएगा? सिग्मा 0 1 0 वेक्टर इक्वल टू, देखो क्या है? सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। स्वस्थ तो सभी? सी स्टार वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 0 0 1 वेक्टर बराबर, देखो क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 6 से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की फॉर्म में। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 7। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 तक स्वस्थ हो सभी? अब देखो, चूंकि हम जो क्रिस्टल मान रहे हैं, उसको क्या मान रहे हैं? आवर्ती, या फिर क्रिस्टल की जो संरचना मान रहे हैं कौन सी है? पीरियोडिक स्ट्रक्चर, एक आवर्ती संरचना के भाई यही संरचना उसको एक आवर्त के पश्चात प्राप्त होगी। तो आवर्त को डिफाइन करने के लिए हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? एक आवर्त को डिफाइन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 पाई से। तो देखो, चूंकि समीकरण नंबर 7 तक स्वस्थ हो सभी? देखो, अतः प्रतिलोमी सदिश क्रिस्टल को आवर्ती संरचना के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अतः प्रतिलोमी सदिश क्रिस्टल को आवर्ती संरचना के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, आवर्ती संरचना के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो यही इक्वेशन किस फॉर्म में चले जाएंगे? देखो, इसको मिटा दूं इधर वाले को,
इन्हीं इक्वेशन के आगे जो समीकरण नंबर 7 से आपको प्राप्त हुई है, किससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनका? 2 पाई से। 2 पाई गुना 2 पाई गुना 2 पाई गुना। तो यही सेम आपको प्रतिलोमी जालक सदिश एक आवर्त के पश्चात प्राप्त होंगे। ओके, तो देखो, अतः समीकरण नंबर 7 से समीकरण 7 से देखो क्या हो जाएगा? ए स्टार वेक्टर इक्वल टू 2 पाई डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों? 2 पाई से गुना करना है, बस कुछ नहीं करना। आवर्त डिफाइन करने के लिए इसको 2 पाई से, इसको 2 पाई से और इसको 2 पाई से। इसी प्रकार बी स्टार वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सी स्टार वेक्टर इक्वल टू 2 पाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 8, समीकरण नंबर 8। क्या मिल गया आपको? समीकरण नंबर 8। अब देखो, समीकरण नंबर 8 तक सभी लोग स्वस्थ हो। अब समीकरण नंबर 8 के बाद हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 7 से ए स्टार ए के क्या है? ए स्टार जो है बी और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, या फिर ए वेक्टर जो है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या है? लंबवत है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में आएगा? क्या वैल्यू आएगी ए स्टार की, बी स्टार और सी स्टार की? तो बढ़ते हैं आगे। देखो, समीकरण नंबर 7 से देखो, समीकरण 7 में बारी बारी लेंगे। पहले तो इसको लेंगे, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है ना? समीकरण 7 से ए स्टार सदिश बी वेक्टर व सी वेक्टर के लंबवत है। ए स्टार जो सदिश आपका प्राप्त हो रहा है वो किस किस के लंबवत है? बी वेक्टर और ए वेक्टर के। सात से नंबर 1, ए स्टार सदिश बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के क्या है? लंबवत है। ठीक है ना? किसके लंबवत है? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। तो क्या हो जाएगा? ए स्टार डॉट बी वेक्टर, इसलिए ए स्टार डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 व ए स्टार डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसी प्रकार बी स्टार वेक्टर सदिश सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर सदिश सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के लंबवत है। इसलिए बी स्टार वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 व बी स्टार वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। स्वस्थ हो यहाँ तक सभी? पुनः एक बार और देखो, इसको इरेज कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप पहले ही। देखो, अगेन सी स्टार वेक्टर जो होगा
किसके लंबवत होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। देखो सी स्टार वेक्टर सदिश ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लंबवत है, इसीलिए सी स्टार डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 व सी स्टार डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ध्यान तक सोच तो सभी लंबवत होंगे तो आपस में क्या कर देंगे, वैल्यू क्या देंगे, 0। क्या वैल्यू देंगे, 0। तो देखो पुनः समीकरण नंबर 7 से प्रतिलोमी सदिशों का प्रत्यक्ष सदिशों से अदिश गुणनफल करेंगे। जो समीकरण नंबर 7 था आपका, उसमें जो आपको ये ए वेक्टर, ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर प्राप्त हो रहे थे 2 पाई को हटा के, उनका गुना करेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से। किससे गुना करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से। तो इसको मिटा दूं, इधर वाले को, समीकरण नंबर 8 वाले पार्ट को अरेंज कर दूं। देखो नहीं, अभी रहने दो। देखो अतः समीकरण 7 से, अतः समीकरण 7 से प्रतिलोमी सदिशों का प्रत्यक्ष सदिशों के, प्रतिलोमी सदिशों का प्रत्यक्ष सदिशों के अदिश गुणनफल से